तो नारायण, हम लोग जो कल लेक्चर 1 देखे थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, वो कल थोड़ा लाइट का इशू हो गया था। तो आज जो बाकी का जो बचा हुआ है वो हम लोग आज ख़त्म करेंगे। आई थिंक 1.5-2 घंटे की क्लास चलेगी, मैं भी 2.5 घंटा हो सकता है। हम लोग आज पूरा इसको फिनिश करेंगे, ठीक। तो आज है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पार्ट 2। हम लोग कहाँ तक देख लिए थे? हम लोग जो वायरस का शेप था वहाँ तक हम लोग देखे थे, ठीक। कि जो वायरस हैं, वायरस भी कुछ कम नखरेबाज नहीं हैं, बहुत ही सिंपल है बेचारे, फिर भी मतलब देख रहे हो उनका नखरा। तो जो वायरस है, वायरस में देखो एक जो शेप था वो हेलिकल था। हेलिकल कैसा होता है? हेलिकल मतलब डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है? हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। उसमें जैसे कि टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस होते हैं, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स वाले हैं, वो क्या है? बैक्टीरियोफेज है। देखो जो टीएमवी होता है ना, टोबैको मोजाइक वायरस, ठीक। टोबैको मोजाइक वायरस नाम है, यानी कि ज्यादातर तंबाकू को क्या करता है? ये हार्म करेंगे। तंबाकू क्या कर, जो टोबैको है हमारा, टोबैको को कैश क्रॉप कहते हैं। कैश क्रॉप क्या होता है? ज़्यादा तुल फजुल नहीं है, सीधे जाएंगे मार्केट में बेचेंगे और पैसा क्या भर भर के आएगा, पैसा का भर भर के आएगा। जो ये टीएमवी है, टीएमवी की फर्स्ट टाइम स्टडी, जैसे मान लो बहुत सारे लोग काम तो करते हैं, रिसर्च वगैरह तो करते हैं, लेकिन नाम किनका होगा? नाम उन्हीं का होगा जिनका बहुत ज़्यादा क्या होगा? योगदान होगा काम करने में, या फिर जिन्होंने भर भर के क्या करी हो? रिसर्च करी हो। तो टीएमवी में फर्स्ट टाइम डिमिट्री ने, किसने? डिमिट्री, एक साइंटिस्ट है डिमिट्री योंस्की, उन्होंने इस पे रिसर्च किया था। कब किया था? 1892 के आसपास में। 1892 के आसपास में इस पे क्या किया था? रिसर्च किया था। इन्होंने क्या किया? एक इन्फेक्टेड प्लांट लिया, वैसा प्लांट जिसमें क्या हो? बैक्टीरिया क्या हो? इन्फेक्शन भरा पड़ा हो। अब देखो हुआ क्या कि जो ये प्लांट लिए इन्फेक्टेड वाले, जो ये इन्फेक्टेड प्लांट लिए, उसका सैप लिया। सैप क्या होता है? उस प्लांट का जूस। सैप उस प्लांट का क्या लिया? जूस लिया, और उन्होंने एक फिल्टर से पास किया। जैसे कि मान लो कि देखो मेरे पास अगर ये चछन्नी है, मेरे पास क्या है? अगर ये चछन्नी है, चछन्नी क्या होता है? चाय छानने वाला, उसको क्या कहते हैं? चछन्नी बोलते हैं, ठीक। उसमें से हम जो पास करते हैं, तो हमने बीच में एक वो लगा रखा है, बैरियर लगा रखा है कि इसमें से जो चाय पत्ती है, जो अदरक है, जो लहसुन है, जो चार पत्ता है, वो सभी इसके ऊपर क्या हो जाए? फंस जाए। पास सिर्फ और सिर्फ मेरा जो ड्रिंकेबल मटेरियल है वही इसमें से क्या करे? वो पास करे। तो इन्होंने प्लांट का सैप लिया और एक बैक्टीरिया फिल्टर से क्या किया? पास किया। बैक्टीरिया फिल्टर क्या थे? बैक्टीरिया फिल्टर होते हैं कि इसमें जब हम सैप डालेंगे तो जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो इसी में क्या हो जाएंगे? छना जाएंगे। इसी में क्या हो जाएंगे? छना जाएंगे। लेकिन जब इसको बैक्टीरिया फिल्टर से पास किया गया, जब बैक्टीरिया फिल्टर से क्या किया गया? पास किया गया, तो ये जो सैप गिरा, जो नीचे मटेरियल गिरा, वो भी डिजीज कॉज कर रहा था। वो भी क्या कर रहा था? डिजीज कॉज कर रहा था। मतलब कि देखो इनका ये कहना था कि मैंने इस प्लांट से क्या लिया? सैप लिया। अब सैप लिया तो उन्होंने बैक्टीरिया फिल्टर तो लगा दिया कि किसी भी प्रकार का जो बैक्टीरिया था इस अब फिल्टर पेपर को क्रॉस नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वो जो सैप था क्रॉस कर रहा था, डिजीज कॉज कर रहा है। तो इनका दिमाग घूमा। तो क्या इनका दिमाग घूमा? दिमाग घूमा तो ये कह रहे हैं कि जरूर कुछ ऐसा है, जरूर क्या है? कुछ ऐसा है जो कि मतलब क्या कहते हैं, हाँ, जरूर कुछ ऐसा है जो बैक्टीरिया से भी छोटा है। क्योंकि जो डिजीज कॉज कर रहा है, डिजीज कॉज करने के बाद, डिजीज कॉज कर रहे तो बैक्टीरिया तो कर नहीं रहे। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया को यहीं पर क्या कर लिया गया है? छान लिया गया है। अब उनको उस टाइम पता नहीं था, उन्होंने बस इतना पता लगाया कि कुछ तो है जो स्मॉलर देन बैक्टीरिया है, जो कि डिजीज कॉज कर रहा है। लेटर बाद में जाकर के एक साइंटिस्ट हुए बेजरनिक, बाद में जाकर के एक साइंटिस्ट कौन हुए? बेजरनिक हुए। बेजरनिक ने वो जो छोटे वाले जो ऑर्गेनिज्म थे जो पास कर गए बैक्टीरिया फिल्टर पेपर को भी, उसको नाम दे दिया वायरस। कि ये जो छोटे छोटे जो पास किए वो क्या थे?
वायरस थे। देखो बैक्टीरियोफेज एक होता है, बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बैक्टीरियोफेज वो वायरस है जो बैक्टीरिया को क्या कर देते हैं, फेज, फैगोसाइटोसिस है फेज, बैक्टीरिया को खाने वाले वायरस हैं। भले वायरस छोटे छोटे हैं लेकिन ये कहते हैं कि नहीं हम छोटे हैं तो क्या, छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला है ना। तो बैक्टीरियोफेज में दो मेन साइकिल होते हैं, एक होते हैं लाइटिक साइकिल और एक होता है लाइसोजेनिक। देखो जो लाइटिक साइकिल है, लाइटिक साइकिल के स्टेप्स क्या है, ये बहुत ही मतलब ये फास्ट होता है और ये इसमें थोड़ा सेल क्या होता है, देरी से मरता है इसमें। ठीक, देखो लाइटिक साइकिल का स्टेप क्या है, सबसे पहले क्या होगा कि अटैचमेंट होगी, सबसे पहले कि अटैचमेंट ही होगा, अटैचमेंट स्टिक करेगा। जैसे कि मान लो कि मेरे पास ये एक कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक, इस पर आकर के एक वायरस स्टिक किया, क्या किया, स्टिक किया। जब पहले अगर मान लो किसी का बॉडी हाईजेक करना है, मान लो कि अगर मेरे ऊपर कोई भी बैक्टीरिया हो या वायरस, अगर उसको मेरे बॉडी के ऊपर कंट्रोल करना है तो क्या सबसे पहले उसको मेरे बॉडी के अंदर एंटर करना पड़ेगा क्या? हाँ, क्यों, हम लोग रोबोट्स थोड़ी हैं कि दूर बैठे बैठे हम पे वो मतलब कंट्रोल कर लेगा, ऐसा तो होगा नहीं। अगर वायरस या फिर बैक्टीरिया को अगर मेरे बॉडी का मैकेनिज्म टेक ओवर करना है तो सबसे पहले वो बैक्टीरिया या वायरस को मेरे बॉडी के अंदर क्या होगा, नहीं मेरे पहले बॉडी के अंदर उसको आना पड़ेगा। अब देखो, अब बॉडी के अंदर वो कब आएगा, बॉडी के अंदर तो तब आएगा जब मेरे बॉडी के पहले ऊपर आएगा, यानी कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से उसको क्या करना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। पहले मेरे बॉडी पर आकर के अटैच होगा, पहले मेरे बॉडी पर आकर क्या होगा, अटैच होगा, फिर धीरे धीरे वहां पे पहले एकदम कंफर्म कर रखना, झरला से नहीं गिरते हैं हम, एकदम स्टिक रहते हैं। अब धीरे धीरे वो पेनिट्रेशन स्टार्ट करेगा, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर जाकर क्या करेगा, वो अटैच होगा। ठीक, अटैच होने के बाद वो पेनिट्रेट करेगा, पेनिट्रेट मतलब बाहर रहेगा, तो बाहर उसको खतरा है, बाहर उसको क्या खतरा है, वो कहेगा बॉडी के अंदर चलो, क्यों, क्योंकि मेन मटेरियल तो बॉडी के अंदर था, खाना पीना रहना घूमना सब वहीं पे था। ठीक, अब वायरस के पास ज्यादा कुछ था नहीं, उनके पास तो उन बेचारे के पास जेनेटिक मटेरियल है और उसका कवरिंग है। ठीक, तो पेनिट्रेट करके जब अंदर जाएगा तो अंदर जाकर के जो उसका जेनेटिक मटेरियल है उसको करेगा रेप्लिकेट। रेप्लिकेट क्यों करेगा, रेप्लिकेट इसलिए कर रहा है कि वहां पर जाकर के पूरा का पूरा एक बॉडी का हाईजेक करना है। अगर एक देखो छोटा मोटा एक जगह होता है, अगर उस जगह को कंट्रोल करना है तो हम लोग थोड़े बहुत सैनिक उतार देते हैं। ठीक, वैसे ही जो बेचारा वायरस है, वायरस को तो पूरा बॉडी का मैकेनिज्म में क्या करना है, टेक ओवर करना है, तो पहले रेप्लिकेट करेगा, फिर वहां पे अपना सेना खड़े करेगा, यानी कि असेंबली बनाएगा। क्या करेगा, असेंबली होता है ना स्कूल टाइम में, असेंबली के टाइम, तो वो वहां पर अपना क्या करेगा, सेना बनाएगा। जब सेना बना लिया, जब क्या कर लिया, सेना बना लिया, तो जो होस्ट का सेल है, होस्ट मतलब हम हुए होस्ट, बैक्टीरिया मेरे अंदर आया तो मैं बैक्टीरिया के लिए क्या हुआ, होस्ट हुआ। अब उसका होस्ट को, सेल को धीरे धीरे तोड़ना स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे सेल्स क्या करेंगे, हमारे मरने लगेंगे। ऐसे करते करते क्या होता है कि हमारा जो सबसे पहले देखो जो बैक्टीरिया है ना, वायरस जो भी है, जब बॉडी के अंदर जाता है तो पहले कुछ टिश्यूज वगैरह सेल वगैरह कंट्रोल करता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पहले कहते हैं कि ना पहले राजा को मारो, यानी कि पहले इम्यून सिस्टम को क्या करो, निपटाओ। देखो यहाँ पे क्या था, लाइटिक वाले में, लाइटिक वाले ये लाइटिक और ये ज्यादातर बैक्टीरियोफेज में देखने को मिलते हैं। पहले अटैच करेगा बॉडी से, फिर पेनिट्रेट कर अंदर जाएगा, रेप्लिकेट करेगा, असेंबली करेगा, और जो होस्ट का सेल है उसको बस्ट करेगा, होस्ट का सेल को क्या करेगा, बस्ट करेगा। बस्ट का मतलब होता है फूटना, बस्ट का मतलब होता है फूटना, और फिर मतलब इमीडिएट बस्ट करेगा और वहां पर सेल्स कहाँ जाएंगे, डैमेज होंगी। वहीं पे जो हमारा लाइसोजेनिक है, लाइसोजेनिक में क्या है कि जो वायरल डीएनए है वो पहले होस्ट के डीएनए से, वायरल डीएनए मतलब जो बाहर से आया हुआ है, वो होस्ट के डीएनए से इंटीग्रेट करेगा, इंटीग्रेट मतलब मैच करेगा वहां पर। ठीक, जो ये मैच किया हुआ डीएनए है इसको बोलते हैं प्रोफेज इंटीग्रेटेड डीएनए। जो देखो पहले ये क्या करेगा, ये इंटीग्रेट करेगा वायरल डीएनए, इंटीग्रेट विथ
होस्ट दिए हैं, ये होस्ट के डीएनए से क्या किया, इंटीग्रेट किया। जो डीएनए नया बना, इंटीग्रेट डीएनए बना, उसको बोलते हैं प्रोफेज इंटीग्रेटेड डीएनए। जो इंटीग्रेट किया हुआ नया डीएनए उसको क्या बोलते हैं, प्रोफेज इंटीग्रेटेड डीएनए। उसके बाद सेल वहां पे डिवाइड हो जाता है और फिर तब जा करके लाइटिक फेज में एंटर किया। लाइटिक फेज में एंटर किया, क्या करेगा, अटैच कर तो कर ही लिया है, पेनिट्रेट रेप्लिकेट असेंबली होस्ट सेल। यानी कि बर्स्ट का अगर टाइम देखें, सेल को बर्बाद करने का अगर टाइम देखें, तो इसमें कम लगा, इसमें ज्यादा लगा। क्यों? क्योंकि इसको तो पहले इसमें टाइम लगेगा, इंटीग्रेट करने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो ये भी डैमेज करता है। ये जो है ये फास्ट है, क्या है, ये फास्ट बस्टिंग है, और यहां पर ये डिलेड है। ये डिलेड बस्टिंग है, दोनों में ही बस्टिंग है, लेकिन थोड़ा सा समय का क्या है, अंतर है। ठीक, अब देखो यहां तक थे वायरस वाले। अब इसके बाद आते हैं वायरस के रिलेटिव्स। वायरस के रिलेटिव एक है वायरॉइड, वो कह रहा है कि नहीं हम एक कदम इससे भी क्या है आगे हैं। वायरॉइड क्या है, देखो जो वायरस था हमारा, वायरस के पास या तो डीएनए हो सकता था या तो आरएनए हो सकता, दोनों नहीं, दोनों रखने की उसकी हैसियत ही नहीं है। वायरॉइड जो है, वायरॉइड्स जो होते हैं, देखो जो वायराइड्स हैं, वायराइड्स के पास सिर्फ और सिर्फ आरएनए होता है, डीएनए का चांस नहीं है। वायराइड्स के पास क्या होता है, सिर्फ आरएनए होता है। थियोडोर डैनियल ने 1971 में इसको क्या किया था, खोज रखा था। ये इतने सिंपल स्ट्रक्चर वाले हैं। वायरस के पास तो मान लो कि ये थी था, उसका प्रोटीन कोड भी था ऊपर से कि हाँ जेनेटिक मटेरियल क्या कर लो, कवर करके रखो रहो, सेफ बना कर रखे रहो। ये जो वायराइड्स हैं, वायराइड्स के पास ना ही प्रोटीन कोड होता है, बस इनके पास एक मतलब नेकेड सर्कुलर मतलब जेनेटिक मटेरियल है, वो भी बेचारा ऐसे ही घूम रहा है कहीं पे भी। ना इनके पास कैप्सूल है ना इनवेलप है, प्रोटेक्शन के लिए इनके पास कुछ भी नहीं, जैसा है एकदम बेचारा सिंपल से पड़े हुए हैं। काम क्या है इनका, इनका मेन काम है प्लांट्स में डिजीज करना, जैसे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज क्या होता है, ट्यूबर्स का मतलब होता है गांठ पड़ जाना, ट्यूबर्स का मतलब होता है गांठ पड़ जाना। प्लांट्स वगैरह में डिजीज को कॉज ये करते हैं। देखो जो हमारे पास वायरस था, देखो जो मेरे पास वायरस था, वायराइड है, और एक होता है प्रायम, एक क्या होता है प्रायम, दोनों में ध्यान से देखेंगे। जो मेरे पास वायरस है, वायरस के पास अगर जेनेटिक मटेरियल की अगर बात करें इनके पास, ठीक देखो इनके पास या तो हो सकता है डीएनए या तो हो सकता है आरएनए। जो वायराइड है, वायराइड के पास सिर्फ और सिर्फ आरएनए होता है, आरएनए ओनली। लेकिन यहाँ पे जो वायरस है डीएनए ऑब्लिक आरएनए लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि आइदर डीएनए होगा आइदर आरएनए होगा, दोनों इनके पास नहीं होगा। इसके पास आरएनए है, इसके पास दोनों हो सकता था, इसके पास एक है और इसके पास बोला कि नहीं हम घटते क्रम में हम उसमें नहीं जाएंगे। ठीक, अगर बात करते हैं इसके ऊपर सेफ्टी कोड के बारे में, तो इनके पास एक प्रोटीन कोड होता है, इनके पास प्रोटीन कोड नहीं होता है, और इसके पास जेनेटिक मटेरियल तो है ये नहीं। इनके पास देखो, इनके पास जो प्रोटीन कोड है, इनके पास प्रोटीन कोड देखने को मिलता है, इनके पास प्रोटीन कोड देखने को नहीं मिलता है। और ये बेचारे इतने गरीब है कि इनके पास सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन कोड ही देखने को मिलता है। ज्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही वायरस और बैक्टीरिया जो वायरस है इन्फेक्ट करते हैं। जानवरों में देखते हैं, जानवरों में भी वायरल इन्फेक्शन कभी कभी हो जाता है, प्लांट्स में भी वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन जो वायराइड है, वायराइड ज्यादातर प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं। बेचारे प्रायन ज्यादातर एनिमल्स को अफेक्ट करते हैं। वायराइड किसको अफेक्ट करेंगे, प्लांट को अफेक्ट करेंगे, ये एनिमल को अफेक्ट करेंगे, और ये थोड़े से सियाने हैं तो ये प्लांट और एनिमल दोनों को अफेक्ट करेंगे। प्लांट और एनिमल्स दोनों क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। देखो तीनों में कॉमन क्या हुआ, तीनों का एक क्या है अच्छी बात यह है कि तीनों ही वैसे तो बेरोजगार है बेचारे, तीनों क्या है बेरोजगार है, तीनों का खुद का कोई वैल्यू नहीं है। अगर तीनों को कुछ भी करना है तो इनको चाहिए क्या, एक होस्ट सेल चाहिए, होस्ट का क्या चाहिए, बॉडी चाहिए। और मजे की बात यह है कि होस्ट बॉडी वो होगा जो कि लिविंग बीइंग होगा, एक
क्या होगा, जो कि एक लिविंग बीइंग होगा। अगर नॉन लिविंग हुआ तो उसका कोई बेनिफिट यहाँ पे होने वाला नहीं है। अब जैसे कि मान लो कि टेबल रखा हुआ है, अब टेबल पे वायरस और बैक्टीरिया पड़े हुए तो कर करके क्या कर लेंगे। वायरस अगर टेबल पे पड़ा हुआ तो उसका क्या काम है, कुछ भी नहीं। नॉन लिविंग के कांटेक्ट में है तो कुछ उसका काम नहीं होगा। ठीक, अब देखो जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो ये बैक्टीरिया हैं, खुद तो इतने छोटे हैं कि मतलब माइक्रोस्कोप की हेल्प से उनको देखना पड़ रहा है। इतने छोटे हैं कि खुली आंखों से देख भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर इनका स्ट्रक्चर देखोगे, अगर जो ये बैक्टीरिया है हमारे पास, जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर तो ना ही है ना। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है। सबसे पहले इनके पास एक आउटर मोस्ट लेयर होता है जिसको बोलते हैं कैप्सूल। कैप्सूल क्या होता है, कैप्सूल में ही वो एक होता था, क्या बोलते हैं, एंडोटॉक्सिन होता था, समझे। कैप्सूल में कह रहे हैं एलपीएस में, लिपोपॉलीसेकेराइड्स में। ठीक, बैक्टीरिया में देखो सबसे पहला है एक कैप्सूल आपके पास। सबसे पहला क्या है, कैप्सूल। कैप्सूल नहीं देखते हैं, है ना। कैप्सूल होता है जो कि सबसे अगर आउटर लेयर है तो जो सबसे बाहर होगा, क्या वो प्रोटेक्शन देगा आपको? हाँ बिल्कुल देगा। कोई भी बाहर का दुश्मन वगैरह आएगा तो सबसे पहले कौन झेलेगा, वही जो सबसे बाहर गेट पे खड़ा है। मान लो दरवाजे पे क्या है, गेट कीपर खड़ा है। अगर गेट कीपर खड़ा है तो हाँ, वहां से अगर मान लो कोई चोर वगैरह आया, सबसे पहले गेट कीपर को क्या करेगा, भगाएगा, गेट कीपर से लड़ेगा। एक मेन डोर होता है, घर है तो घर के बाहर क्या होता है, मेन डोर होता है। मेन डोर को जब चोर क्रॉस करेगा तो घर का डोर आता है, यानी कि सेल वॉल। सबसे पहला क्या था, कैप्सूल था। कैप्सूल के बाद फिर आएगा आपका सेल वॉल। सेल वॉल के बाद आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद है मीजोजोम्स। मीजोजोम्स और राइबोसोम्स होता है, प्लाज्मिड होता है और फ्लैजिला होता है। प्लाज्मिड और फ्लैजिला वहां पर होता है। तो अगर जो कैप्सूल सबसे बाहर में रखा हुआ है, किस चीज का था, ग्लाइकोकैलिक्स का, स्लिपरी होता है, मतलब जैसे चिकन, जैसे मान लो कल वगैरह है, कल पे कंटिन्यूअसली क्या गिरता रहता है, पानी गिर रहा है। अगर पानी कंटिन्यूअसली गिर रहा है तो वहां पर काई जम जाता है। अगर काई जम गया है तो वो जो सरफेस है वो थोड़ा सा स्मूथ टाइप का हो जाता है, स्लिपरी हो जाता है। और ये पॉलीसेकेराइड से मिलकर के बना, ज्यादातर टाइम में पॉलीसेकेराइड होता है, कभी कभी पॉलीपेप्टाइड का हो सकता था। ये बैक्टीरियाज को फैगोसाइटोसिस से क्या करता है, बचाता है, अटैचमेंट में हेल्प करता है। ये एक वायरलेंस फैक्टर होता है। जो कैप्सूल है हमारे पास, कैप्सूल एक वायरलेंस फैक्टर है। वायरलेंस फैक्टर क्या होता है, वायरलेंस फैक्टर वो होता है जो कि आपको डिजीज कॉज करते हैं। जैसे मान लो एक सैनिक है, एक बैक्टीरिया, मान लो अगर एक सैनिक है, अगर सैनिक के पास अगर गोली बंदूक नहीं हुआ, अगर गोली बंदूक नहीं हुआ तो रह के क्या करेगा बेचारा, फिर तो मेरे किसी काम का नहीं है, हम उसको जाकर पकड़ लेंगे। लेकिन अगर उसके पास गोली बंदूक होगा तो भीड़ जाएंगे तो क्या कर देगा, वो गोली मार देगा। लेकिन ये अगर जिसके पास कैप्सूल नहीं है वो बेचारा क्या करेगा, वो ए वायरलेंट है, उससे डिजीज वगैरह नहीं होगा। लेकिन कैप्सूल है, वायरलेंस फैक्टर है, पैथोजन का यही होता है विपन। जो पैथोजन है, पैथोजन इसी से क्या करते हैं, लोगों को आगे बीमार करते हैं, समझे यहाँ पर। अब देखो अगर कैप्सूल मोटा हुआ, अगर क्या हुआ, अगर थिक हुआ, अगर ग्लाइकोकैलिक्स का जो ऊपर वाला लेयर हुआ अगर थिक हुआ तो उसको बोलते हैं कैप्सूल। और अगर थिन हुआ तो उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लाइम लेयर कहते हैं। कैप्सूल पैथोजेनिसिटी को इंक्रीज करता है। कैप्सूल अगर मोटा हुआ तो आपको डिजीज कॉज करने में उसको क्या होगी, आसानी होगी, आप बीमार जल्दी से पड़ेंगे। जो सेल वॉल है, सेल वॉल जो है कैप्सूल के नीचे वाला लेयर, सेल वॉल कैप्सूल के नीचे वाला लेयर है। जनरली ये पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। सेल वॉल किसका बना होता है, सेल वॉल बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन का। इसमें क्या क्या होता है, इसमें आपका एक होता है नैग, एक होता है नैम, और एक क्या होता है, और एक कुछ होता है एक होता है पेप्टाइड क्रॉस लिंक। देखो नैग क्या होता है, नैग का फुल फॉर्म होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। नैम का फुल फॉर्म होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। और एक होता है पेप्टाइड क्रॉस लिंक। पेप्टाइड क्रॉस लिंक आगे अभी एक लिंक करने में काम करता है, अभी हमें आगे देखेंगे। सेल वॉल का क्या काम है,
सेल वॉल का शुरू से ही हम लोग देखते आए हैं कि ये बैक्टीरिया का शेप को क्या करता है, ये मेंटेन करने में उसको हेल्प करता है, ऑस्मोटिक लाइसिस से बचाता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ को क्या करता है, इंक्रीज करता है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास एक थिक पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर देखने को मिलती है, वहीं पे जो ग्राम निगेटिव है उनके पास थिन पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर होती है, साथ साथ एक आउटर क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है। इसके नीचे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैठा हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के नीचे होता है, फॉस्फोलिपिड लेयर की बनी होती है, साथ साथ उनके पास क्या होता है, प्रोटीन होता है, सिलेक्टिव परमेबिलिटी इनके पास होती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं ये होते हैं सिलेक्टिव परमिएबल। देखो सिलेक्टिव परमिएबल क्या होता है, वही जो डोर पे गेट कीपर रहता है क्या करता है, क्या राह चलते सबको अंदर आने देता है क्या, नहीं, वो उन्हीं को अंदर आने देगा जिनका के अंदर में क्या है, कुछ काम है। जो अब मान लो रास्ते पे कोई बैठा हुआ है, उसको थोड़ी कहेगा कि जाओ अंदर जाओ, नहीं, सिर्फ सेलेक्ट करता है, तभी इसका नाम सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, कि ये सेलेक्ट करता है कि कौन सा बाहर का जो मटेरियल है वो अंदर आएगा और कौन सा जो अंदर का मटेरियल है वो बाहर को जाएगा। साथ ही साथ ये रिस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, रिस्पिरेशन में हेल्प करते हैं यानी कि एनर्जी उससे मिलेगा उनको। क्यों? क्योंकि बेचारे बैक्टीरिया इतने गरीब वाले हैं, इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर ऑफ सेल होता है, लेकिन इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हेल्प करते हैं, जो ईटीसी होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही क्या होता है। जो बैक्टीरिया वगैरह में जो ईटीसी होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम, वो कहाँ पर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर वो होता है। इसके बाद देखें आपका मीजोसोम। मीजोसोम क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मान लो कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक। अब देखो ये क्या हो गया, इनफोल्ड कर गए, तो यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है, क्या है, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को बोलते हैं मीजोसोम्स। काम क्या है, डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करेंगे, सेल डिवीजन में हेल्प करेंगे और सपोर्ट करेंगे रिस्पिरेशन को। क्यों? क्योंकि उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया तो बेचारों के पास था नहीं। बात करते हैं अगर राइबोसोम्स की, राइबोसोम्स ज्यादातर 70s होते हैं। ब्रेकडाउन तो कल बताए थे 50s प्लस 30s मिलकर के क्या बनेंगे, 70s बनेंगे। प्रोटीन के सिंथेसिस में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। जैसे कि मान लो कुछ जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स ज्यादातर 70s राइबोसोम को ही क्या करता है, टारगेट करते हैं, उनके सेलुलर को क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। एक होता है प्लाज्मिड। देखो प्लाज्मिड होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक तो डीएनए उनके पास है ही, एक होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो कि ट्रू क्रोमोसोम से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, और ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को कैरी करता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन क्या है, जैसे मान लो कि हम हैं, ठीक, अगर जब कोई बीमार पड़ जाता है तो डॉक्टर के पास जब जाएंगे, अगर ये डॉक्टर को पता है कि इसको एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, तो हर बार एक दवा बदल के देता है। तो जो दवा बार बार बदल के देता है, वो जो दवा आपको मिलेगा ना, उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक क्या होता है, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के सेल वॉल को क्या कर देता है, तोड़ देता है। जब एक बार उसको एंटीबायोटिक दिया, जब उसका मतलब काम नहीं किया, एंटीबायोटिक जब वो वाला काम नहीं किया, तो वो समझ गया डॉक्टर कि अच्छा ये वाला एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रहा है, इसको दूसरा एंटीबायोटिक दो। हर बार एंटीबायोटिक्स आपको बदल करके देगा। जो कि एंटीबायोटिक है वो ज़्यादातर 70s राइबोसोम्स में क्या करते हैं, वो टारगेट करते हैं। और देखो अगर मान लो कोई बैक्टीरिया है, उस पर अगर आपके द्वारा जो एंटीबायोटिक्स को प्रोवाइड करवा रहे हैं, अगर उससे उस पर असर नहीं पड़ रहा है तो प्रॉब्लम है ना। धीरे धीरे देखते हो पहले मच्छर रहते थे, तो उसको अगर मान लो मैक्सो जला दो, कोई कोयल वगैरह जला दो, तो मच्छर नहीं बैठते थे, मच्छर नहीं आते थे। लेकिन अभी तो मच्छर मतलब कोयल जल रहा है, उसी में मच्छर बैठ रहा है सब आराम से। वो धीरे धीरे रेजिस्टेंस हो गया, उसको अब धीरे धीरे उससे क्या होता है, असर नहीं पड़ता है। एक है फ्लैजेला और पिलाई। फ्लैजेला एक लॉन्ग विप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मूवमेंट के लिए हेल्प करता है, फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता है। जो आपके पास फ्लैजेला है, फ्लैजेला मूवमेंट में हेल्प करेगा, ठीक। ये फ्लैजेलिन प्रोटीन से
मिल करके ये बना होता है। साथ ही साथ इसका स्ट्रक्चर व्हीप लाइक होता है। और जो पिलाई है, फिम्बरी शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। बुशेस मतलब झाड़ियाँ कैसे होती है, जैसे कि मान लो कि ऐसा ऐसा कुछ देखने को आपको फिम्बरी वगैरह मिलेंगे, जो कि अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने में, मतलब रिप्रोडक्शन में भी ये जो फिम्बरी है वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। बुझे? अब देखो, जब रिप्रोडक्शन की बारी आई तो जो बेचारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे खुद तो इतने कॉम्प्लेक्स थे। देखो जो रिप्रोडक्शन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ये 3 तरीके के बताए गए हैं। देखो रिप्रोडक्शन में क्या, जहाँ सबसे जो कॉमन मेथड देखा गया है बैक्टीरिया में वो है आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा गया है, जो कि सबसे ज़्यादा क्या है, कॉमन है। वहीं पे एक है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मतलब डीएनए का एक्सचेंज सबसे जो ज़्यादातर अगर आप देखे होंगे कहीं पे तो बाइनरी फ्यूजन तो सुने ही होंगे। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, जैसे कि मान लो एक सेल है, मेरे पास सेल है, पहले क्या होगा कि ये सेल में एक ये जेनेटिक मटेरियल था, ये जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, ये डिवाइड करेगा। अब थोड़ी देर बाद सेल इलोंगेट करेगा, जेनेटिक मटेरियल यहाँ हो गया। उसके बाद बीच में एक सेप्टम बनेगा। सेप्टम क्या होता है, सेप्टम मतलब एक डिवाइडिंग वॉल, यहाँ पे देख रहे हो ऐसे हो गया, और एक जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे, एक जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे है। और धीरे धीरे साइटोप्लाज्म भी दोनों तरफ क्या हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। साइटोप्लाज्म मतलब जो सेल के अंदर क्या है, पानी है, वो क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे दोनों तरफ बंटवारा हो जाएगा। जब ये सेप्टम फॉर्मेशन होगा तो फिर दोनों क्या हो जाएंगे, ये आपस में बट जाएंगे, और दोनों बट जाएंगे। अगर बैक्टीरिया मान लो 20 मिनट में डबल हो रहा है तो बैक्टीरिया तो बहुत सारा है, मान लो एक मुट्ठी अगर तुम बैक्टीरिया उठाओगे तो लाखों लाख बैक्टीरिया आ जाएंगे। वैसे अगर 24 मिनट में बैक्टीरिया, अगर 20 मिनट में कोई बैक्टीरिया अगर डिवीजन कर रहा है तो बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, डिवाइड कर जाएंगे आराम से। अब देखो, अगर बैक्टीरिया इतनी जल्दी फास्ट डिवीजन कर रहे हैं तो क्या उनकी पॉपुलेशन क्या होगी, बहुत जल्दी जल्दी बढ़ेगी क्या? हाँ बिल्कुल बढ़ेगी। तो अगर मान लो हम उसमें कोई अपना अगर अच्छा वाला जीन डाल देते हैं कि जिससे हमें क्या हो, ये दवाई वगैरह मिले, तो उससे हमें क्या होगा, बेनिफिट होगा। एक होता है मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में सिर्फ यहाँ पर 2 ही डॉटर सेल बनती हैं। जो हमारा मल्टीपल फ्यूजन है, मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है, एक जो डीएनए है उसकी मल्टीपल टाइम्स कॉपी वहां पर होती है। मल्टीपल टाइम्स जब कॉपी होता है यानी कि बहुत सारे वहां पर डॉटर सेल क्या होंगे, बनेंगे। जैसे कि मेरोजोइट फॉर्मेशन जो है मलेरिया पैरासाइट में होता है, जो मलेरिया वाले पैरासाइट्स हैं उसमें मेरोजोइट फॉर्मेशन होता है। और ये जो मीरोजोइट है, मीरोजोइट ही ह्यूमन में क्या करता है, अटैक करने का वो काम करता है। वहीं एक जो बडिंग था, बडिंग क्या होता है, एक स्मॉल आउटग्रोथ देखने को मिलेगा। स्मॉल आउटग्रोथ मतलब जैसे कि मान लो कि मेरे पास ये क्या है, कुछ पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी के ऊपर यहाँ पर एक छोटा सा क्या मिला, आउटग्रोथ मिला। जब शुरू में अभी ये छोटा है तो इसको जो भी चीज चाहिए वो कहाँ से लेगा, वो क्या अपने इस पेरेंट बॉडी से लेगा क्या? हाँ बिल्कुल लेगा, धीरे धीरे इससे लेगा। और जब ये देखेगा कि हाँ अपना ये खाना बनाने लायक हो गया है तो फिर पेरेंट बॉडी से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा और खुद ही क्या करने लगेगा, सर्वाइव करने लगेगा। जैसे मान लो कि सैक्रोमाइसिस है एक, जिसमें एसिमेट्रिकल डिवीजन देखने को मिलता है। एक स्पोर फॉर्मेशन भी होता है। स्पोर फॉर्मेशन फंगस और बैक्टीरिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। स्पोर क्या होता है, छोटे छोटे स्पोर्स बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्पोर्स का फॉर्मेशन वहाँ पर होता है। जैसे कि बैक्टीरिया फंजाई है, फंजाई में होता है एसेक्सुअल स्पोर, वहीं पे बैक्टीरिया में होता है एंडोस्पोर। देखो एंडोस्पोर क्या होता है, एंडोस्पोर कोई मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है। एंडोस्पोर तो मतलब एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। सर्वाइवल मैकेनिज्म क्या होता है, जैसे कि मान लो कि हमेशा कंडीशन सेम नहीं है। बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, कम से कम उनके अकॉर्डिंग बढ़िया सा कंडीशन चाहिए। अगर कंडीशन बढ़िया नहीं है तो बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो वैसे कंडीशंस से बचने के लिए बैक्टीरिया अपने बाहर एक
एंडोस्पोर बना लेते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं, बाहर एक सेफ स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो कि उनको हार्श कंडीशन से बचने में क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे कि मान लो घड़ा है, ठीक, अब घड़ा में तुम बहुत सारे चना डाल दो, चना जो होता है ग्राम डाल दो। अब सपोज दैट कि वो जो चना है वो एक बैक्टीरिया है, तो वो उस घड़े में बिल्कुल क्या है, सेफ है। टाइम जब आएगा तो जो एंडोस्पोर है वो ब्रेक डाउन होगा और फिर बहुत सारे जो है भीतर से डॉटर सेल्स क्या होंगे, रिलीज होंगे, है ना। और एक होता है यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता बल्कि सिर्फ डीएनए क्या होता है, एक्सचेंज होता है, ठीक। कभी कभी कहता है कि जो वायरस है हमारा, वायरस भी एक एजेंट की तरह काम करता है। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया तक जो वो जेनेटिक मटेरियल है, वो मतलब जो वायरस है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया तक क्या करता है, डीएनए को ले जाने के लिए क्या करता है, काम करता है। एजेंट्स क्या करते हैं, एजेंट्स यहाँ से लेकर के वहाँ पे काम करते हैं। जो कंजुगेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन है, जो आपके पास कंजुगेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है और ट्रांसडक्शन है, इन तीनों में डीएनए क्या होता है, डीएनए करो जेनेटिक मटेरियल करो चेंज होगा, समझे अपन। अब देखो इतना करने के बाद जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म शांत नहीं बैठ रहे हैं, खाना खाने के मामले में सब लोग क्या है, एकदम उत्सुक हैं। तो वहीं पर जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो दो तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, दिखाते हैं। दो तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाते हैं। दो तरीके कौन कौन से, आपके दिखा सकते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और आपको दिखा सकता है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो ऑटोट्रॉफिक क्या है, ऑटोट्रॉफिक में है कि फोटो ऑटोट्रॉफिक और एक है कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक वो है जो सनलाइट का यूज करते हैं और अपना खाना को सनलाइट के प्रेजेंस में बनाते हैं। लेकिन वहीं पे जो कीमो ऑटोट्रॉफिक है, कीमो ऑटोट्रॉफिक बेचारा वो क्या कर रहा है कि वो मतलब जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको क्या करता है वहां पर, उससे ऑक्सीडाइज करके अपनी एनर्जी को लेता है। यानी कि देखो जो न्यूट्रिशन का मोड है हमारे पास, न्यूट्रिशन एक आपका है ऑटोट्रॉफ और एक हेटेरोट्रॉफ है। ऑटोट्रॉफ में दो है आपका, एक है फोटो ऑटोट्रॉफ और एक है कीमो ऑटोट्रॉफ, ठीक। फोटो ऑटोट्रॉफ में यहाँ पर फोटोसिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं यानी कि क्या इनके पास क्लोरोफिल हो गया। हाँ, कीमोसिंथेटिक में केमिकल्स का यूज होगा यानी कि ये क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मटेरियल। जब ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑक्सीडाइज करके उससे क्या करेंगे, ये एनर्जी लेंगे और उसी से अपना काम धाम चलाएंगे। जो हेटेरोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक में आपका है सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। सैप्रोफाइटिक है, पैरासाइटिक है और सिम्बायोटिक है। देखो सैप्रोफाइट्स क्या है, सैप्रोफाइट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो शो करते हैं जो डेड डिगिंग मटेरियल पे, यानी कि जो सड़ा गला चीज है उस पे क्या करते हैं, ये आराम से वहां पे रह रहे हैं और सड़े गले चीजों में ही वो आनंद को ढूंढ रहे हैं। पैरासाइट्स क्या है, पैरासाइट्स वो हैं जो दूसरे के बॉडी पर कब्जा करके रखे हुए हैं और उसी पर खाना पीना आराम से वो रह रहे हैं, बदले में होस्ट बॉडी को कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मान लो अगर यहाँ पे कचरा है, ठीक, तो यहाँ पे मान लो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैठ करके अपना एंजॉयमेंट कर रहे हैं। अगर मान लो कि ये एक प्लांट है तो प्लांट के ऊपर पैरासाइट्स यहाँ पर लगे हुए, प्लांट्स को कुछ भी प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। लेकिन वहीं पे जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को शो कर रहे हैं, ये दोनों ही
बेनिफिट होते हैं, दोनों को ही फायदा थोड़ा थोड़ा मिलता है। जैसे मान लो एक लाइकेन है, लाइकेन अलगे और फंजाई के बीच का क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। जैसे कि मान लो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है, क्या होता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो काम है वो ये कह रहा है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन ये कह रहा है कि देखो प्लांट इन्वायरमेंट में तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है ही, लेकिन फिर भी प्लांट्स यूज नहीं कर पा रहे हैं डायरेक्टली। बहुत सारी चीजें आसपास हमारे, कि हमारे आसपास चीजें तो हैं लेकिन हम उनका डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि डायरेक्टली अगर हम यूज करेंगे तो हमारे लिए बेनिफिट से ज़्यादा हमें क्या करेगा, हार्म करेगा। हम लोग फायदा लेने गए हैं और हमें क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। तो इसीलिए जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं जैसे कि राइजोबियम वगैरह हैं, वो क्या करते हैं कि जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, जो नाइट्रोजन क्या है प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में, उसको बनाते हैं अमोनिया के फॉर्म में। उसको क्या बनाते हैं, अमोनिया के फॉर्म बनाते हैं, और फिर तब प्लांट जाकर उसको इजीली क्या कर लेता है, यूज करेगा। अब देखो बैक्टीरिया ने प्लांट्स को N2 से क्या दिया, NH3 दिया, और जो प्लांट है, प्लांट उस बैक्टीरिया को अपना बस फूड देगा और शेल्टर देगा कि हाँ तुम मेरे रूट्स में आराम से वहाँ पर रहो। समझा? पर मैं देखो धीरे धीरे कहेंगे, देखो अगर मान लो कि ज़्यादातर ये जो होता है ना नाइट्रोजन फिक्सेशन काम, या फिर बैक्टीरिया जिन प्लांट्स के रूट्स में रहते हैं वो नोड्यूल्स बना लेते हैं। ज़्यादातर ये लिग्यूमिनस प्लांट्स में होते हैं। लिग्यूम्स क्या होते हैं, वही दाल, राहरी, मटर, मसूर, चना, ये सभी क्या है, लिग्यूमिनस प्लांट्स हैं। समझे? अब देखो लिग्यूमिनस प्लांट्स हैं, ये कह रहे हैं कि रूट में क्या बन जाते हैं, नोड्यूल्स बन जाते हैं, नोड्स बन जाते हैं, गठान पड़ जाती है। अब देखो प्लांट्स उनको फूड देगा, शेल्टर देगा, और बैक्टीरिया बदले में उसको नाइट्रोजन क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। अगर मान लो कि दाल वगैरह खत्म हो जाए तो भारत में एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो है वो दाल चावल नहीं खा करके क्या रह रहा है, जिंदा रह रहा है। अगर मान लो कि भारत में अगर वैसे रह रहा है, भारत में वैसे अगर रह रहा है, तो दाल अगर नहीं होगा तो खाएगा क्या वो? इसीलिए दाल का होना क्या है, इम्पोर्टेंट है। यानी कि कहीं ना कहीं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे फूड का जो चेन है, हमारा जो क्या है फूड का जो मतलब साइकिल है, उसको क्या कर रहे हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं। हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उनके शेप के थ्रू देख करके और उनको वैल्यू नहीं देते हैं। अब देखो एक है यहाँ पर जो बेनिफिशियल रोल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सिर्फ आपको घाटा नहीं कर रहे हैं, बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहीं ना कहीं आपको फायदा ही पहुंचाए। जैसे जो मान लो कि जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, देखो लैक्टोज तो सुना ही होगा, लैक्टोज समझे यहाँ पर, यहीं से आया है लैक्टोबैसिलस वाला। जो मिल्क का जो लैक्टोज होता है उसको लैक्टिक एसिड में बैक्टीरिया वगैरह यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं। तो देखो जो लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है, सॉरी जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो एनारोबिक प्रोसेस से बैक्टीरिया जो है क्या करते हैं, शुगर्स को अल्कोहल में, एसिड्स में, गैसेज में क्या करेंगे, कंट्रोल कर, मतलब उसको कन्वर्ट वहाँ पर करने का काम करते हैं। जो मिल्क में लैक्टोज शुगर पाया जाता है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करे कौन, लैक्टोबैसिलस, और हम कहेंगे क्या, दही जम गया। इनका पीएच लो कर देता है, जो है ये क्या बोलते हैं, जो बैक्टीरिया हैं पीएच क्या कर देंगे, लो कर देंगे। जब पीएच लो है तो वहाँ पर सर्टेन जो बैक्टीरिया बाकी हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उनका ग्रोथ क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, वहाँ पर वो ग्रो नहीं करेंगे। जब ग्रो ही नहीं करेंगे तो फिर मतलब अच्छा है, बैक्टीरिया अगर ग्रो कर जाएंगे, देखते हो कुछ खाना वगैरह उसमें जैसे ही बैक्टीरिया ग्रो करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हम उसको खाते नहीं है। ठीक, इन सब से बचने के लिए, बैक्टीरिया से बचने के लिए आपके पास होता है क्या, एंटीबायोटिक्स। इन हार्मफुल बैक्टीरिया से बचने के लिए हमारे पास क्या है, एंटीबायोटिक्स है। लगभग 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, उन्होंने पेनिसिलिन का क्या किया था, डिस्कवरी की थी। ये एंटीबायोटिक्स वह है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो कि दूसरे माइक्रोब्स की
मारते हैं या फिर उन पे क्या करते हैं, रोकते हैं, उनका जो एक्शन होगा उसको क्या करते हैं, उस पर रोक लगाते हैं। होता क्या था कि जो हमारे पास ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, जो हमारे पास क्या है साइंटिस्ट, हमारे पास क्या है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या कह रहे हैं कि इन्होंने पहले नोटिस किया कि जहाँ पर पेनिसिलियम का माउल्ड है, वहाँ जहाँ पर पेनिसिलियम वहाँ पर जमे हैं, वहाँ पर ऑलरेडी वहाँ पर जो बैक्टीरिया है वो ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने देखा कि बाकी सगरों तो बैक्टीरिया हो रखा है, जहाँ पर ये पेनिसिलियम का माउल्ड है वहाँ पर बैक्टीरिया क्यों नहीं ग्रो कर पा रहा था। तो इन्होंने बाद में नोटिस किया कि जो ये पेनिसिलियम का माउल्ड है, जो पेनिसिलियम का माउल्ड है वो क्या कर रहे हैं कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, जो बैक्टीरिया क्या है सेल वॉल है, उनको इनहिबिट कर दे रहा है, मतलब उनके सेल वॉल को बनने ही नहीं दे रहा है। जब जिनमें सेल वॉल बन नहीं रहा है तो वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो कर नहीं पा रहे, आसानी से क्या कर रहे हैं, वो मर जा रहे हैं। जब काम एंटीबायोटिक्स से नहीं बना, एंटीबायोटिक्स तो मान लो कि बैक्टीरिया तक ठीक है, लेकिन कब तक एंटीबायोटिक्स से काम चलाएंगे। जब वायरल इन्फेक्शन हुआ अभी थोड़े दिन पहले, जब कोरोना वायरस गया था, तो हम लोग एंटीबायोटिक्स के यूज़ नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जो वायरल इन्फेक्शंस हैं, जो वायरल चीज़ें हैं, वो एंटीबायोटिक्स से काम नहीं करें। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया के सेल वॉल पे ही काम करता है। वायरस तो बेचारा बहुत सिंपल था, वायरस तो उससे फर्क पड़ने वाला नहीं था। तो जो वायरस है हमारे पास, उसके लिए हम लोग एक वैक्सीन बनाते हैं। वैक्सीन का कॉन्सेप्ट कैसे हुआ? वैक्सीन का ये कहना है कि जो बहुत ही कमजोर वायरस है या फिर जो डेड वायरस है, उसको बॉडी में क्या करो, इंट्रोड्यूस करो। जैसे एग्जाम्स वगैरह होने से पहले बच्चों को क्लासेस में टेस्ट सीरीज लिया जाता है। बच्चों को क्लास में क्या लिया जाता है, टेस्ट वगैरह लिया जाता है। बच्चों को क्लास में टेस्ट लेने का मतलब ये था कि पहले उनको ट्रेंड किया जाता है, पहले उनको क्या किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है, ताकि जब रियल का एग्जाम आए तो बच्चा हमारा नर्वस ना हो, बच्चा उसको देख करके घबराए नहीं। वैसे ही जो हमारे पास वैक्सीन है, हमारे पास क्या है, वैक्सीन है। वैक्सीन क्या करता है कि पहले से बॉडी में हम लोग इंजेक्ट करते हैं और बॉडी अपना मैकेनिज्म देख लेता है कि अच्छा इस तरीके उसको मार देता है, ठीक, क्योंकि हमने एक फॉरेन पार्टिकल को क्या क्या बॉडी में एंट्री प्रोवाइड करा है, ठीक। अब जो हमारा बॉडी का मैकेनिज्म है वो पहचान लेता है कि अच्छा ये वाला आएगा तो उसके लिए हमें ये एंटीबायोटिक्स उसके लिए हमें क्या करना है, ये वाला केमिकल छोड़ना, और वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। यानी कि ये जो वैक्सीन दिया जाता है, वैक्सीन जो है मतलब इम्यून सिस्टम को ट्रेन करता है। जो हमारा बॉडी है उसमें एंटीबायोटिक का क्या करवाता है, प्रोडक्शन करवाएगा। प्रोडक्शन इसलिए करवाएगा कि जो हमने फॉरेन पार्टिकल डाला है उसको ये मार पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। एडवर्ड जीनर जो है, इन्होंने वैक्सीन कॉन्सेप्ट को दिया था। यानी कि देखो, जब एक बार हमें वैक्सीन पड़ गई, कोरोना वायरस में भी हल्ला हुआ था एक बार की, जिसको एक बार कोरोना वायरस हो जा रहा है ना, उसको दोबारा कोरोना वायरस हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि जो उनके मेमोरी बिसल्स हैं, मेमोरी बिसल्स क्या कर रहे हैं कि उसको अब याद कर ले रहे हैं कि अगर देखो, अगर एक बार ये वायरस आया तो फिर उसको हम लोग इस तरीके से मारेंगे। जैसे मान लो कि अगर मेरे पास एक ये एनिमी है, चाहिए एनिमी है, हमने शुरू में इस दुश्मन को क्या किया, ऑब्जर्व किया। जब दुश्मन हमारे पास आया ये, तो हमने क्या किया कि इसको पहले एक बंदूक से मारा, उससे नहीं मारा। हमने 10-12 बंदूक ट्राई किया तो उससे वो जो दुश्मन है वो नहीं मारा। हमने जो 15th नंबर का गन लिया, तो जो 15th नंबर का गन लिया उससे हमने जब मारा तो दुश्मन क्या हो गया, मर गया। अब जैसे कि मान लो कि जब 15th नंबर का गन लिया और दुश्मन क्या हो गया, मर गया, तो अगली बार जब हमें दुश्मन मिलेगा, सेम टू सेम अगर मिलेगा, तो क्या उस पर भी हम लोग ऐसे ही करेंगे कि पहले एक वाला गन यूज करो, फिर दूसरा वाला यूज करो, फिर तीसरा वाला यूज करो, फिर चौथा वाला यूज करो, और वैसे कर करके हम लोग हर बार टाइम स्पेंड करेंगे क्या? नहीं, वैसे हम लोग टाइम खर्चा बर्बाद नहीं करेंगे। हम लोग सीधे 15th नंबर वाला गन उठाएंगे और मार देंगे। वैसे ही जो बॉडी में वैक्सीन का कॉन्सेप्ट था, इसमें जो है एक डेड या फिर वीक वायरस को क्या किया जाता है, बॉडी में इंसर्ट किया जाता है। बॉडी में जब वो चले गए वहां पर आराम से, तो हमारा मेमोरी सेल्स क्या करेगा, उसको याद कर लेगा।
जब रियल वाला जब वायरस आएगा तो उसको फटाक से क्या कर देगा, वो मार देगा। इसके बाद देखो यहाँ तक तो मान लो कि वायरस वगैरह से निपट लिए, अगर खेती कमजोर हो जाए तो, खेती अगर मान लो कोई किसानी कर रहा है तो उसके खेतों के लिए चाहिए बायो फर्टिलाइजर। अभी के टाइम पे क्या हो गया है कि हम लोग केमिकल्स खा खा करके अपना क्या कर लिए हैं, सेहत बिगाड़ लिए हैं। आप कुछ भी खाइए, चावल दाल गेहूं वगैरह कुछ भी खाइए, कहीं ना कहीं हम लोग केमिकल्स से घिरे हुए हैं, हमेशा केमिकल्स 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 क्या किए हुए हैं। तो केमिकल्स से जब हम लोग घिरे हुए हैं तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि नहीं, हमें चाहिए एकदम क्या, एकदम बिना केमिकल फ्री फूड, जिसमें केमिकल्स वगैरह ना हो। तो हम लोग अब खेतों में बायो फर्टिलाइजर डालते हैं। बायो फर्टिलाइजर क्या होता है, बायो फर्टिलाइजर में छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, खेत को और उपजाऊ बनाने में हेल्प करते हैं। खेत को उपजाऊ बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे कि राइजोबियम हो गया, एजिटोबैक्टर हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, इन सभी को खेत में क्या करते हैं, डालते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि केमिकल्स का हमें कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो बेनिफिट हमें केमिकल्स करने वाले थे उसके बदले में हमने बैक्टीरिया क्या किया है, वहाँ पर इंसर्ट किया है। जैसे मान लो कि जो अर्थवर्म होता है, अभी के टाइम पे अर्थवर्म बहुत कम अमाउंट में देखने को मिल रहे हैं। तो अर्थवर्म के बदले हमने क्या कर दिया, केमिकल को आप छिड़काव कर दिया, और उन्हीं केमिकल्स की वजह से सारे अर्थवर्म क्या हुआ, मर गए। मजे की बात यह है कि अगर इस साल आप खेत में 10 किलो अगर केमिकल डाले हैं तो अगले साल आपको 10 किलो प्लस ही डालना पड़ेगा। फिर अगले साल जितना डाल उससे आपको हमेशा प्लस ही डालना पड़ेगा। ऐसे करते करते धीरे धीरे आप हमेशा क्या करेंगे, एक दिन केमिकल खाते रहेंगे, और फिर मतलब हमेशा नई नई वैरायटी के केमिकल्स मार्केट में आते रहेंगे। ठीक, अब देखो इतना सब कुछ होने के बाद एक होता है बायोगैस का प्रोडक्शन। ये एक एनारोबिक डाइजेशन होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो काऊ का डंग हो गया या फिर जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया, उसको एक एनारोबिक डाइजेस्टर में क्या करते हैं, डालते हैं। वहाँ पे जो मिथोनोजन होता है, बैक्टीरिया जो है, वहाँ पर गैस को प्रोड्यूस करते हैं, उससे खाना बनाते हैं हम लोग, चीज को खाना वगैरह बनाते हैं। साथ ही साथ और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी क्या करते हैं, उसका हेल्प लेते हैं। यानी कि देखो जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हम तो उनको एक पैसा भी दे नहीं रहे, हम उनको एक पैसा भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए खाना में हेल्प कर रहे हैं, फूड वगैरह में फ्यूल दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, मेडिसिन में भी उनका रोल प्ले कर रहे हैं भर भर के। यानी देखो इससे सस्ता आपको कहाँ कोई मजदूर मिलेगा कि आपसे एक भी सैलरी ले नहीं रहा है, फिर भी वो आपका हर काम क्या कर रहा है, अच्छे से कर रहा है। तो इतना सुनते ही बैक्टीरिया क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। तो बैक्टीरिया को लगता है कि अच्छा ये तो सिर्फ मेरा मतलब बेनिफिट, जो मेरा अच्छा वाला फेस है ना वो देख रखा है, अभी मेरा हार्मफुल इफेक्ट तो दिखा ही नहीं है। तो बैक्टीरिया थोड़ा बहुत अपना हार्मफुल इफेक्ट क्या करता है, दिखाने लगता है। हार्मफुल इफेक्ट क्या है, जैसे कुछ बैक्टीरिया पैथोजेंस होते हैं। पैथोजेंस क्या होते हैं, जो डिजीज कॉज करें, जो डिजीज कॉज करे क्या है, वो पैथोजन है। जैसे कि मान लो अगर ह्यूमन्स की बात की जाए तो ह्यूमन्स में एक होता है टीबी। टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस, जो कि मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। ज़्यादातर ये एयर ड्रॉपलेट्स की, जैसे कि मान लो किसी को टीबी हुआ है तो उस जो खांसता है तो जो भी उसके सामने है उसको टीबी होने के चांसेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके माउथ से जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो हवा में क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं, और हवा में घूमने के साथ साथ उसके बॉडी का जो बैक्टीरिया है वो भी हवा में क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो अगल बगल के जो उसके दोस्त हैं वो जब सांस लेंगे तो वो गड़बड़ है वहाँ पर। यानी कि जब सांस लिया तो उसको क्या होगा, उसके अंदर वाले बैक्टीरिया चले गए। सांस लिया मतलब क्या, वो लंग्स को अफेक्ट करेंगे क्या? हाँ, ट्यूबरकुलोसिस में, टीबी में ज्यादातर क्या होता है अफेक्ट, लंग्स ही होते हैं। जैसे क्रोनिक कॉफ हो गया, वेट लॉस हो गया, फीवर हो गया, टीबी में फीवर वगैरह देखने को मिलता है। अब देखो अगर मान लो किसी को टीबी हो जाए, अगर मान लो किसी को हो जाए टीबी हो जाए तो एक वैक्सीन आती है बीसीजी। क्या होती है? बीसीजी आती है, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन एक बीसीजी आती है, इसका फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन है। वो उसको लेना पड़ता है। हालांकि सरकारी अस्पतालों में टीबी का इलाज बिल्कुल मुफ्त में किया जाता है, साथ ही साथ हर महीने 500 रुपये दिए भी जाते हैं। इसके बाद एक है टाइफाइड। टाइफाइड तो बदलते मौसम के साथ साथ बहुत अच्छे तरीके से देखने को हमें आसपास में मिलता है। टाइफाइड का कॉजिंग एजेंट है साल्मोनेला टाइफी। पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, देखो जो आपके पास पॉजिटिव एजेंट, पॉजिटिव एजेंट है कि वो
वो ऑर्गेनिज्म जो यहाँ से वहाँ हमें डिजीज कॉज करने में हेल्प कर रहे हैं उसको बोलते हैं पॉजिटिव एजेंट। एजेंट नहीं समझते, एक जगह से दूसरी जगह जो काम पहुँचाए, संदेश पहुँचाए, उसको बोलते हैं एजेंट्स। तो इसका पॉजिटिव एजेंट है साल्मोनेला टाइफी। कैसे फैलेगा ये? हर एक बीमारी कहीं ना कहीं मतलब जब हम लोग साफ सफाई नहीं रखते हैं तो वहाँ से वो फैलता है। कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर। कॉन्टेमिनेट मीन्स क्या होता है? देखो जो टाइफाइड वगैरह है, कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी कि जब गंदा खाना पानी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको टाइफाइड वगैरह हो सकते हैं। हाई फीवर देखने को मिलेगा, कमजोरी हो जाएगी, पेट में दर्द भी धीरे धीरे रहने लगेगा। इसके लिए है एक विडाल टेस्ट होता है, विडाल, इसके लिए क्या है, टाइफाइड के लिए है विडाल टेस्ट। ठीक, विडाल टेस्ट का कोई मतलब वैसा फुल फॉर्म नहीं होता है। विडाल टेस्ट का कहता है कि एक जॉर्ज फर्नांड विडाल, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम क्या किया इसका मतलब इन्वेंट किया था विडाल टेस्ट का। तो मतलब डायग्नोसिस का खोजा था कि आखिर मान लो किसी को अगर टाइफाइड हो जाए उसके लिए कौन सा मतलब डायग्नोसिस करेंगे, तो उनके मतलब ऑनर में विडाल टेस्ट का नाम रख दिया गया। साइंटिस्ट में भी कोई मतलब भर भर एकदम पूरा कंपटीशन है अपना नाम के लिए, मेरा नाम होना चाहिए बुक में, मेरा नाम होना चाहिए बुक में, ऐसा वहाँ पे कंपटीशन भर भर के है। एक है मलेरिया। मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम, जो कि एक प्रोटोजोआ होता है। ज़्यादातर ये फीमेल एनोफिलीज मस्कीटोस के द्वारा इसको कॉज किया जाता है। क्या करेंगे, आपके लिवर को अफेक्ट करेंगे, आरबीसी को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। पीरियोडिक फीवर देखने को मिलेगा। जो मलेरिया है, मलेरिया में पीरियोडिक फीवर क्या होता है, जैसे कि मान लो कि क्लासेस में हमारे कैसे पीरियड चलते हैं, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे ऐसे होता है ना। तो पीरियोडिक फीवर वही होता है कि मतलब टाइमली फीवर क्या होता है, आता है, उसको पीरियोडिक फीवर कहते हैं। स्वेटिंग, पसीना आपको आता रहेगा। मलेरियल ट्रांसमिशन जो है रोनाल्ड रॉस के द्वारा, कि जो मलेरिया है, चूंकि देखो मलेरिया मच्छर के द्वारा कॉज किया गया है, तो जो मलेरिया वाला पेशेंट है उसको हमेशा मच्छरदानी में रखेंगे। कि मच्छरदानी में रखेंगे इसीलिए कि उसके पास कोई मच्छर कांटेक्ट में न जाए। जब उसके पास मच्छर कांटेक्ट में नहीं जाएगा तो हमें भी मलेरिया वहाँ पे नहीं होगा। तो इसीलिए जो पेशेंट होता है उसको हमेशा सेफ रखना चाहिए, है ना। उसको हमेशा क्या रखना चाहिए, सेफ रखना चाहिए। एक है आपके पास एड्स। देखो क्या है एड्स। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। HIV के थ्रू ये फैलता है। आपको कैसे होता है ये, ब्लड के थ्रू। मान लेते हैं कि जिसका ब्लड इन्फेक्टेड उससे आपको एड्स वगैरह हो सकता है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो सकता है। इन्फेक्टेड नीडल से भी एड्स वगैरह होता है। ठीक, लेकिन समाज में क्या है कि जैसे ही हम सुनते हैं कि किसी को एड्स हुआ है तो हमेशा हम वही सोचते हैं कि लगता है कि कहीं इसका सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से फैला हुआ है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि हमेशा वही होगा। ये आपके ब्लड से भी हो सकता है, अगर इन्फेक्टेड ब्लड शेयरिंग है तो। साथ साथ इन्फेक्टेड नीडल से हो सकता है, और सेक्सुअल कांटेक्ट से भी एड्स क्या होता है, फैलता है। देखो होता क्या है कि सबसे पहले ये CD4 सेल्स या फिर जो T हेल्पर सेल्स हैं उनको क्या करेगा, ये अफेक्ट करेगा। मजे की बात यह है कि सबसे पहले आपके जो इम्यून सिस्टम उसको ही वीक बनाएगा। देखो होता क्या है कि जब किसी को मान लो कि एड्स या HIV वगैरह हो जाए, ठीक, एड्स जब हो जाए तो एड्स की वजह से मौत बहुत कम लोगों की होती है। एड्स में क्या है कि जब आपका इम्यून सिस्टम है उसको ही खराब कर दिया तो छोटा से छोटा बीमारी भी होगा तो भी उससे लड़ नहीं पाइएगा। तो एड्स से मरते हैं बहुत लोग, कम लोग मरते हैं। जो छोटे छोटे एडिशनल बीमारियां हो रही हैं उससे व्यक्ति क्या हो जाता है, मर जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास तो लड़ने के लिए सिस्टम ही नहीं है, मैकेनिज्म में नहीं है। क्योंकि उनका जो डिफेंस सिस्टम है उसी को क्या कर लिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है। अगर डिफेंस सिस्टम ही बर्बाद कर दिया गया है तो छोटा मोटा भी कोई ऑर्गेनिज्म वगैरह आएगा तो उससे भी वो लड़ नहीं पाएगा। और ये होते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, अटैक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या कह रहे हैं कि वैसे तो ठीक ठाक है, मौका देखते ही अटैक कर देगा।
कि देखेगा अच्छा अभी सही है, एकदम इम्यून सिस्टम खराब हो रखा है, सब कुछ एकदम तंग तबाही है, अब चलो बॉडी को क्या करो, कंट्रोल में ले लो। ठीक, प्लांट से भी डिजीज करते हैं, जैसे कि रस्ट ऑफ फीट, जैसे पक्सिनिया ग्रामिनिस, इसको ये कॉज करते हैं। ज़्यादातर लीफ और स्टेम वाला जो पार्ट है उसको ये डैमेज करेंगे, उसमें पत्ते वगैरह क्या होते हैं भूरे भूरे कलर के हो जाते हैं। फंगल डिजीज है जो कि स्पोर्स के थ्रू फैलता है। स्पोर्स जैसे कि मान लो कि देखो यहाँ पे स्पोर्स बने हुए हैं और ढेर सारे स्पोर्ट्स होते हैं, ऐसा नहीं कि 10-12 दिखाएं, 10-12 ही होंगे, लाखों में स्पोर्ट्स उसके ऊपर बने होते हैं। ठीक, फूड पॉइजनिंग भी कभी कभी हो जाता है। देखते हो फूड पॉइजनिंग होता है कि मतलब जो खाना है, खाने में मान लो कि जो कॉमन बैक्टीरिया है जैसे कि क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम है, स्टेफाइलोकोकस एरस है, ये क्या करते हैं कि जो बैक्टीरियल टॉक्सिन्स हैं, बैक्टीरियल टॉक्सिन क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं जिनके पास टॉक्सिक मटेरियल नहीं होता है, वो उतना हार्मफुल नहीं होते हैं, लेकिन कुछ जो बैक्टीरिया उनके पास टॉक्सिन होता है, वो जब उनका सेल बस्ट करेगा तो हमारे बॉडी में ही क्या हो जाएगा, वो टॉक्सिन रिलीज हो जाएगा, हम बीमार पड़ जाएंगे। फूड पॉइजनिंग केस में क्या है कि जब मान लो फूड पॉइजनिंग हो गई, फूड पॉइजनिंग जब हो गई तो हमेशा आप उल्टी जैसा मन करेगा। क्यों? क्योंकि जब भी पेट में कुछ होता है तो हमारा बॉडी क्या करता है, खुद तो डिफेंस सिस्टम बना ही रखता है, वो चाहता है कि बॉडी में जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है उसको क्या कर दो, यहाँ से सीधे बाहर कर दो। ठीक, तो डायरिया हो सकता है, एब्डोमिनल क्रैम्प यानी कि पेट मंगोरना, पेट दुखाना वहाँ पर कॉमन देखने को मिल सकता है। कभी कभी देखो, हमेशा ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया हमें हार्मफुल पहुंचाएंगे, बैक्टीरिया हमारे लिए क्या करते हैं, घाटा देंगे, नहीं। कभी कभी क्या होता है कि बैक्टीरिया तो बेचारे घाटा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके जो टॉक्सिक है ना, टॉक्सिन मटेरियल्स हैं, वो घाटा कर रहे हैं। जैसे मान लो कि हमारे आपके जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, अर्थ पे इतने सारे ह्यूमन बींग्स हैं, आपके आसपास इतने सारे क्या हैं, लोग हैं, आप उनकी वजह से बर्बाद नहीं हैं। जो उनके जो टॉक्सिक थॉट है, जो उनका सोच है, उससे आदमी क्या है, तंग है। यानी कि जितना हार्म बैक्टीरिया नहीं कर रहा है उतना आपको घाटा उसका टॉक्सिक मटेरियल क्या करेगा, तो उससे क्या है, बच के रहेंगे। बैक्टीरिया तो ठीक है था, क्योंकि उसके पास टॉक्सिक मटेरियल था, तो उससे क्या हो गया, हमें घाटा हो गया। एक होता है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या होता है, इम्यूनोलॉजी का मतलब है कि बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म, बॉडी का डिफेंस सिस्टम। ठीक, कि बॉडी में मान लो कुछ भी फॉरेन पार्टिकल आए तो कैसे बचेगा। तो दो होते हैं, एक होता है एंटीजेन और एक होता है एंटीबॉडी। एक होता है एंटीजेन और एक क्या होता है, एंटीबॉडी होता है। देखो कोई भी फॉरेन पार्टिकल या फिर कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जब हमारे बॉडी में एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम चालू हो जाता है। वैसे देखो जब हमारे पास दुश्मन आएगा तभी हम अपने सैनिकों को क्या करेंगे, लड़ने के लिए भेजेंगे। अब ऐसा थोड़ी है कि हमेशा एकदम मतलब लड़ने के लिए भेजते रहेंगे, दुश्मन आए चाहे नहीं आए, तो फिर तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम है, जब उसको पता चलता है कि हमारे पास कोई फॉरेन पार्टिकल आया हुआ है, हमारे पास क्या है, कोई फॉरेन पार्टिकल आया हुआ है, तभी जाकर के वो अफेक्ट करेगा, तभी जाकर के क्या करेगा, वो वहाँ पर काम करेगा। यानी कि जो एंटीजन है, एंटीजन क्या होता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो हमारा इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करे, हमारा इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करे, उसको क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं। ये वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, कोई भी टॉक्सिक मटेरियल हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो फॉरेन मटेरियल का मतलब समझेंगे जो मेरे बॉडी का नहीं है, जो मेरे बॉडी का हिस्सा नहीं है, वो मेरे लिए क्या है, फॉरेन मटेरियल है। जो एंटीजन का सरफेस है ना, उसके पास एक स्पेसिफिक रीजन होता है जिसको एपिटॉप बोलते हैं, जिसका बोलते हैं एपिटॉप बोलते हैं। वहीं पे जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं या फिर आईजी बोलते हैं। आईजी, इम्यूनोग्लोबुलिन को आईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन एक स्पेशल प्रोटीन होता है जो कि बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करता है। इसका स्ट्रक्चर वाई शेप का होता है, देखो वाई शेप का इसका स्ट्रक्चर होता है, ऐसा है। ये दो हेवी चेन्स होते हैं,
इनके पास क्या होता है, 2 हेवी चेन्स होते हैं और ये 2 लाइट चेन्स हैं, ठीक। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये दो, यहाँ पर जो ये वाला है वहीं पर आकर के क्या है, बाइंडिंग साइट्स होते हैं। बाइंडिंग साइट मतलब वहाँ पर आकर के वो चिपकेंगे, ठीक। हर एक बॉडी में जो भी हम दवा खाते हैं, देखते हो कि मान लो पेट दर्द का दवा खाएं तो पेट दर्द ठीक हुआ, पैर दर्द का दवा खाते पैर ठीक हुआ। हर के पास एक स्पेसिफिक साइट होता है, वहाँ पर जाकर जब तक वो परफेक्ट, अब 12th क्लास में या फिर 11th क्लास में आप की लॉक मॉडल पढ़ेंगे, इतने सारे ताले हैं, लेकिन जब तक चाबी सही नहीं लगेगी तब तक खुलेगा नहीं, है ना। तो बॉडी में उतना सारा चीज़ है, लेकिन उसका असर कहाँ पे होता है, वहीं पे होता है जहाँ पे दर्द हो रहा है। तो वो की लॉक मॉडल जैसा काम करता है कि वहीं पे जाकर के वो सीधे क्या होता है, चिपकता है। कैसे करेंगे, पहले एंटीजन को बाइंड करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, ऑप्सोनाइज करेंगे और एग्लूटिनेट करेंगे। क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन जैसे कि जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी जो है उसके पैथोजन को या फिर टॉक्सिन को क्या कर देगा, बंद कर देगा, उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, ठीक। कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के हार्मफुल इफेक्ट को क्या कर दो, ब्लॉक कर दो। उसके बाद जो ऑप्सोनाइजेशन है, ऑप्सोनिन का मतलब होता है खाने के लिए तैयार करना, खाने के लिए क्या करना, तैयार करना। ये जो है बैक्टीरिया का जो फैगोसाइटोसिस है उसको बढ़ा देगा। जैसे कि मान लो दुश्मन बहुत छिटाया है सब मार्केट में, या फिर एक फील्ड है, फील्ड में दुश्मन बहुत छिटा गया है सब, ठीक। तो हर एक को ढूंढ ढूंढ के जब मारेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। उससे अच्छा ये होता है कि क्या पता काश बैक्टीरिया जो भी दुश्मन थे उनका एक अलग ही मतलब कपड़ा पहना दिया गया था कि जहाँ भी ऐसे कपड़े पहने दिखे उसको मार दो, वो मेरे दुश्मन है। तो वैसे ही ऑप्सोनाइजेशन में होता है कि वहाँ पर उस पर एक कोटिंग कर दी जाती है, कोटिंग कर दी जाती है और कोटिंग को इन्हेंस कर दिया। अब फैगोसाइटोसिस में क्या हो जाएगा, हेल्प होगी। फैगोसाइटोसिस मतलब खाना। अब चूंकि हमारा बॉडी जो है एंटीबॉडी उसको देख रहा है कि अच्छा जिस पे ये वाला कोटिंग है उसको फटाफट क्या कर दो, खा जाओ, ये हमारा दुश्मन है। एक है एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन क्या होता है कि बहुत सारे जो दुश्मन वाले बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे जो दुश्मन वाले क्या हैं, बैक्टीरिया हैं, उनको क्या कर देगा, क्लम्प बना देगा। क्लम्प मतलब गुच्छा में बना देगा, और जब गुच्छा में बन गया तो उसको खाने में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। यानी कि देखो जब सामने वाले दुश्मन का हथियार छीन लिया, हथियार बंद कर दिया गया, तो वो क्या कर दिया गया, वो हो गया न्यूट्रलाइजेशन। अब देखो मजे की बात है कि चोर है, चोर तो पुलिस को फोन किया कि देखो चोर यहाँ पे जा रहा है, बता दिया कि लाल ड्रेस पहन के जा रहा है। पुलिस फटाफट सिर्फ लाल वाले पे ही ध्यान देगी, ब्लू नीला पीला वाले पे ध्यान नहीं देगी। एग्लूटिनेशन में क्या है कि एक जगह चोरों का झुंड बना रखा है, सब चारों पट्टी से चोर को घेर के लाया और वहां पर जाकर के उसको मार दिया। समझे यहाँ पर। एक है माइक्रोबियल जेनेटिक्स। माइक्रोबियल जेनेटिक्स एक टॉपिक था जिसमें लैक एपरन को हमें पढ़ना था। चलो लैक एपरन थोड़ा देर के लिए देख लो। लैक एपरन होता है माइक्रोबियल जेनेटिक्स में 3 मेन टॉपिक है, एक है लैक एपरन, एक है म्यूटेशन और एक है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। लैक एपरन क्या होता है, मतलब जो ये एपरन का कॉन्सेप्ट है ना, ये एक फ्रांसिस जैकोब और मोनोड, क्या है, जैक्स मोनोड और फ्रांसिस जैकोब, ये 2 साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर के दिया था। ऑपरन क्या होता है, एक क्लस्टर ऑफ जीन है। क्लस्टर क्या होता है, गुच्छा, क्लस्टर ऑफ जीन्स होता है जो कि सिंगल प्रोमोटर के द्वारा मतलब इसको रेगुलेट किया जाता है। सिंगल प्रोमोटर के द्वारा इसको कंट्रोल करेंगे, रेगुलेट करेंगे। जैसे मान लो कभी कभी होता नहीं, एक ही स्विच है, उसमें 2 चीज का कनेक्शन कर रखा है, जैसे ही ऑन किया तो बल्ब भी जलेगा और जैसे ही ऑन किया तो हमारा पंखा भी चलेगा। देखो ये ज्यादातर ये प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है। और जो लैक एपरन को इंड्यूसिबल एपरन भी बोलते हैं, जो कि लैक्टोज को कंट्रोल करता है। जो इकोलाई है, इकोलाई में लैक्टोज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और ये कंपोनेंट है इसके, एक है रेगुलेटेड जीन, आई जीन कहते हैं, प्रोमोटर पी है, ऑपरेटर ओ है, और एक स्ट्रक्चरल जीन होता है जिसको कि जेड जीन होता है, वाई जीन होता है, ए जीन होता है। अब देखो जो लैक एपरन इंड्यूसिबल एपरन था, एक्टिवेटेड इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज एक शुगर होता है जिसके प्रेजेंस में क्या होता है, लैक एपरन एक्टिवेट होता है। साथ ही साथ जब म्यूटेशन की बात आती है, म्यूटेशन होता है परमानेंट चेंज। म्यूटेशन क्या होता है, परमानेंट चेंज। इवोल्यूशन भी होता है लेकिन वो धीरे धीरे चेंज होता है।
ये सडन चेंज है म्यूटेशन। यहाँ पर दो टाइप के म्यूटेशन, एक है पॉइंट म्यूटेशन और एक है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है, चेंज होता है। जैसे कि मान लो जिसको सिकल सेल एनीमिया होगा, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, जिसमें जो आरबीसी है ऐसे बन जाता है दराती जैसा, ठीक इस तरीके से, ठीक। और जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है, इसमें एक पूरे फ्रेम को या तो एक्स्ट्रा फ्रेम ऐड हो गया तो ये प्रॉब्लम है, अगर फ्रेम डिलीट हो गया तो ये प्रॉब्लम है। रीडिंग में क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। देखते हो मान लो जो ह्यूमन बींग्स हैं, तो देखो जो फ्रेम जो म्यूटेशंस हैं वो रेडिएशंस की वजह से हो सकता है, कुछ केमिकल्स की वजह से हो सकता है, रेप्लिकेशन एरर की वजह से हो सकता है। म्यूटेशन कभी कभी इवोल्यूशन का बेस माना जाता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तो अभी हमारे लिए एक ग्लोबल इशू बनता गया है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मान लो कि बैक्टीरिया है, उनको अगर मान लो कि सभी चीज का वो रेजिस्टेंस बनने लगे, जिन पे मान लो कि ना एंटीबायोटिक का कोई फर्क पड़ रहा है ना ही कोई दवा का फर्क पड़ रहा है, तो हम कितना ज़्यादा उसको दवा प्रोवाइड करेंगे। जितना ज़्यादा हम दवा प्रोवाइड कर दें कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। मान लो कोई एक पेशेंट है, हमें पता है कि इसको हम जितना भी दवा देंगे असर नहीं करने वाला है, तो उसको हम लोग दवा देना ही क्या हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा, बेकार हो जाएगा वहाँ पर वो। अब देखो मजे की बात ये कि जब हमें पता है कि दवा दे रहे हैं और ठीक हो ही नहीं रहा है, तो धीरे धीरे करके क्या होता है कि जो आसपास के ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अपने इन्वायरमेंट से जान पहचान बनाने लगते हैं। और जान पहचान बनाते बनाते उनको पता चल जाता है कि अच्छा ऐसा आएगा तो हमें अपने आप को क्या कर रखना है, बचा कर रखना है। तो ये जो है क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस के लिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक वाकई में ग्लोबल इशू है। क्यों? क्योंकि जब एंटीबायोटिक जब सब कुछ रेजिस्टेंस से बन जाए, मान लो कि मैं हूँ, अगर मैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बन जाऊँ तो मुझे करंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे। तो ये चैप्टर यहीं पर था। एक नया चैप्टर हम लोग लेंगे प्लांट किंगडम का, और उसको प्लांट किंगडम को डिटेल में हम लोग फिनिश करेंगे, ठीक।